नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज मिडिल ईस्ट की जंग और भड़कती जा रही है। एक महीने से जारी इस जंग में अब तक ईरान ने अमेरिका और इजराइल को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। उसने दुश्मन के हर हमले का उसी भाषा में जवाब दिया है। अब ईरान ने इजराइल के एक केमिकल प्लांट को निशाना बनाया है और साथ ही अपने अगले टारगेट का भी ऐलान कर दिया है, जिसके बाद इजराइल में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। इस बीच ब्रिटेन की तरफ से भी इजराइल को कड़ी चेतावनी दी गई है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि ईरान के तेल पर कब्जा करेगा अमेरिका, ये उनकी पसंदीदा चीज होगी। लेकिन उनके इस बयान ने जंग को लेकर उनकी मंशा पर उठते सवालों को और गहरा कर दिया है। तो जंग के 31वें दिन क्या है मिडिल ईस्ट के हालात, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। क्या खत्म हो जाएगी नेटो की कलेक्टिव डिफेंस की शक्ति? नया प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। यूरोपीय देशों में मचा हड़कंप। ईरान और यूक्रेन के बाद खुलेगा जंग का एक और मोर्चा। क्यूबा की मदद को आगे आया रूस। कब्जे की धमकियों के बाद अब पीछे हटा अमेरिका। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बोला हमला। पुनार प्रांत में 1 की गई जान और 15 घायल। तालिबान ने कहा युद्ध अपराध। और चलते चलते में देखेंगे कैसे तय हुआ 1 घंटे में 60 मिनट का फॉर्मूला। 5000 साल पुराना है ये गणित। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ईरान युद्ध के बीच चीन को सबक सिखाने के मूड में जापान। आधी रात को तैनात की 1000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें। टाइप 12 मिसाइल की चीन तक हमले की क्षमता। वेस्ट बैंक में CNN पत्रकारों से बदसलूकी पर इजरायल ने सस्पेंड की बटालियन। सैनिकों ने लिया था हिरासत में, ऑपरेशन से हटाकर ट्रेनिंग में भेजा। अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तान बेनकाब। अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट ने पाकिस्तान को बताया आतंकियों का ठिकाना। लश्कर, जैश समेत कई गुटों का किया जिक्र। भारत की पुरानी चिंताओं को किया उजागर। चीन और उत्तर कोरिया के बीच 6 साल बाद सीधी उड़ान सेवा फिर शुरू। कोरोना महामारी की शुरुआत से थी बंद। दोनों देशों के बीच यात्री ट्रेन सेवाओं की बहाली के कुछ ही समय बाद उठाया गया ये कदम। तो मिडिल ईस्ट की जंग 31वें दिन भी जारी है और हर बीतते दिन के साथ ये जंग और भी घातक होती जा रही है। पहले ही इस क्षेत्र में मौजूद सुरक्षा ठिकाने, ऊर्जा संयंत्र, यहां तक कि शिक्षण संस्थान भी निशाना बन चुके हैं और अब ईरान ने केमिकल प्लांट को निशाना बनाया है। ईरान के मिसाइल हमले के दौरान इजराइल के बीएरशेवा शहर के दक्षिण में स्थित अडामा कंपनी के मख्तेशिम प्लांट में मिसाइल का टुकड़ा गिरने से भीषण आग लग गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और डैमेज हुए केमिकल टैंकरों को सील किया गया। हालांकि गैस रिसाव का खतरा बढ़ गया है, जिसके चलते लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। लेकिन अगर यह रिसाव बढ़ता है तो पूरे इलाके में कयामत आ जाएगी। यही नहीं, ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने एक AI जनरेटेड वीडियो भी जारी किया है, जिसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के आदेश पर मिसाइल हमलों की एक नई लहर की शुरुआत को दिखाया गया है। इस क्लिप में एक नकली सैन्य कमान मीटिंग दिखाई गई, जिसके बाद शहरी इलाकों में मिसाइल लॉन्च और धमाकों का सिमुलेशन दिखाया गया है। इस वीडियो को ईरान के सूचना अभियान का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके जरिए ईरान अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। इस बीच ईरान के संयुक्त सैन्य कमान के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फघरी ने उनके अगले टारगेट की घोषणा भी कर दी। जोल्फघरी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अब अमेरिका और इजरायल के सैन्य और राजनीतिक अधिकारियों के निजी आवास ईरान के लिए वैध लक्ष्य बन चुके हैं। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि अमेरिका और इजरायल ने ईरान के तमाम शहरों में ईरानी नागरिकों के आवासीय घरों को निशाना बनाया है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये जंग किस दिशा में जा रही है, जहां मानवीय पहलुओं को भी नजरअंदाज किया जा रहा है, युद्ध के नियमों का भी पालन नहीं हो रहा। ऐसे में ब्रिटेन ने इजरायल को सख्त हिदायत भी दी कि इजरायल को जंग को और ज्यादा बढ़ाने से बचना चाहिए। उसे लेबनानी क्षेत्र पर कब्जा करने की किसी भी कार्रवाई से दूर रहना चाहिए। दरअसल जिस तरह ईरान जंग के बीच इजरायल लेबनान की जमीन पर अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है, उसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जबकि इजरायल ने साफ कर दिया है कि लेबनान को तब तक आजादी नहीं मिल सकती जब तक वो ईरान और हिजबुल्लाह से दूरी नहीं बनाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल इस जंग को लेकर अमेरिका और इजरायल की मंशा पर उठ रहे हैं। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान से उनकी मंशा जरूर सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि ईमानदारी से कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज ईरान का तेल लेना है, लेकिन अमेरिका में कुछ लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं।
हो सकता है हम खार्ग द्वीप लें। इसका मतलब यह भी होगा कि हमें वहां कुछ समय तक रहना पड़ेगा। खबर तो यह भी आ रही है कि ट्रंप ईरान के पास मौजूद 400 किलोग्राम अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं, जो इस जंग को शुरू करने की प्रमुख वजह बताई जा रही थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा करना अमेरिका के लिए मुमकिन है? हालांकि ट्रंप का दावा है कि उनके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे घातक सेना है। इसके साथ ही उन्होंने ईरान में रिजीम चेंज की भी बात दोहराई है। ट्रंप ने एयरफोर्स वन विमान में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर आप देखें तो ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि पहला शासन पूरी तरह खत्म हो गया, नष्ट हो गया, सब मर गए। अब हम ऐसे लोगों से निपट रहे हैं जिनसे पहले किसी ने भी नहीं निपटा था। मुझे लगता है कि उनके नए सर्वोच्च नेता भी मर चुके हैं या फिर बहुत बुरी हालत में है, क्योंकि किसी ने उनको ना देखा है और ना कोई संपर्क किया है। ईरान के मामले में आप कुछ कभी नहीं कह सकते, क्योंकि हम उनसे बातचीत करते हैं और फिर हमें उन्हें उड़ाना पड़ता है। मुझे लगता है कि हम उनसे समझौता करेंगे, लगभग पक्का है, लेकिन हो सकता है कि ये ना हो। भले ही ट्रंप ईरान को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हों, लेकिन ईरान ने भी दुश्मनों के हर वार का जवाब देने की ठान ली है, चाहे वो मैदान जंग हो या जुबानी जंग। और अब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई ने ट्रंप के दावों पर पानी फेरते हुए एक संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ाई में समर्थन के लिए इराक के लोगों और धार्मिक नेताओं का शुक्रिया अदा किया है। यानी ईरान अपने रुख पर कायम है, वो अमेरिका और इजराइल के आगे नहीं झुकेगा। अब इन हालात में यह जंग खत्म कब होगी, इसे लेकर सवाल गहराते जा रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे नेटो को खत्म करने की दिशा में ट्रंप के बड़े कदम की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने नेटो सहयोगियों से बेहद खफा हैं और वो स्पष्ट रूप से बार बार अपनी नाराजगी जाहिर भी कर रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अब अगर नेटो को अमेरिका की जरूरत पड़ी तो यह भी मुमकिन है कि अमेरिका उनके साथ खड़ा ना हो, जिसके बाद से ही यह चर्चा गर्मा गई थी कि क्या ट्रंप अपने ट्रांस अटलांटिक सहयोगियों से संबंध तोड़ने की तैयारी में है। और अब ऐसा होता भी दिखाई दे रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति एक ऐसा प्रस्ताव पेश करने की योजना बना रहे हैं जिसके बाद नेटो का अस्तित्व ही सवालों से घिर गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप जिन प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं उनके तहत नेटो के वो सहयोगी देश जो रक्षा खर्च के नए लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते, उन्हें इस गठबंधन के संयुक्त अभियानों के विस्तार और सामूहिक रक्षा से जुड़े नेटो चार्टर के 5वें अनुच्छेद को सक्रिय करने जैसे फैसलों में शामिल होने से रोका जा सकता है। यानी जिन देशों का नेटो में आर्थिक रूप से योगदान कम होगा, उनकी शक्तियां भी छीन ली जाएंगी। नेटो के वही सहयोगी उसके बड़े फैसलों में शामिल हो सकते हैं जो इसके रक्षा बजट में बराबर का योगदान दे। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप नेटो की कलेक्टिव डिफेंस की शक्ति खत्म करना चाहते हैं? आप जानते हैं कि इस सैन्य गठबंधन में सबसे ज्यादा फंड अमेरिका की तरफ से दिए जाते हैं, जिसके बाद अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या इस प्रस्ताव के जरिए ट्रंप नेटो को अमेरिका के फैसलों को मानने पर मजबूर करना चाहते हैं, क्योंकि ईरान जंग में जिस तरह नेटो देश उनके साथ नहीं आए, उससे ट्रंप को बड़ा झटका जरूर लगा है। वैसे नेटो को लेकर ट्रंप लंबे वक्त से कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। जब से उन्होंने दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है, तब से ही वो देश के खर्च में कटौती कर रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने नेटो देशों पर भी अपना रक्षा बजट बढ़ाने का दबाव बनाया। ट्रंप ने कई बार यूरोप पर यह आरोप लगाया कि वो अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा। उन्होंने यूरोपीय सहयोगी देशों की इस बात के लिए आलोचना की कि वे रक्षा पर बहुत कम खर्च करते हैं और ये मांग भी की कि वे अपने खर्च को बढ़ाकर जीडीपी का 5% करें। और आखिरकार ट्रंप के दबाव में जून 2025 में हेग में आयोजित नेटो शिखर सम्मेलन के दौरान सहयोगी देशों ने अपने रक्षा खर्च को बढ़ाकर जीडीपी का 3.5% करने पर सहमति जताई और बची हुई 1.5% की राशि साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण सड़क बुनियादी ढांचे जैसे संबंधित क्षेत्रों के लिए आवंटित की जानी थी। हालांकि उस वक्त भी स्पेन जैसे कुछ नेटो सहयोगियों ने अमेरिका के दबाव में झुकने से इनकार कर दिया था। और आज जब ट्रंप ईरान जंग में बुरी तरह से फंस चुके हैं और उन्होंने नेटो सहयोगियों से मदद मांगी, तो उन्हें निराशा हाथ लगी। यूरोपीय सहयोगियों ने यह कहते हुए इस जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया कि यह जंग उनकी है ही नहीं और ना ही इसे शुरू करने से पहले ट्रंप ने उनसे कोई सलाह मांगी थी, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति भड़के हुए हैं। खासतौर पर जिस तरह स्पेन ने अमेरिका को आईना दिखाया है
ईरान जंग को अवैध बताते हुए अमेरिकी फाइटर जेट्स को अपने बेस पर उतरने की इजाजत नहीं दी। उसके बाद ट्रंप ने भी नेटो देशों को साफ कह दिया है कि यह याद रखा जाएगा, यानी आने वाले वक्त में वो इसका बदला जरूर लेंगे। और अब जो खबर आ रही है उससे साफ है कि ट्रंप या तो इस गठबंधन को अपने इशारों पर चलने को मजबूर कर देंगे या फिर वो इससे बाहर होने का फैसला भी कर सकते हैं, जिसकी वो पहले धमकी भी दे चुके हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि ईरान जंग के बाद नेटो का भविष्य क्या होता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे क्यूबा की। तो ईरान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर इस कैरिबियन देश पर टिकी हुई है। उन्होंने तो मीडिया के सामने भी कह दिया है कि बहुत जल्द अमेरिका क्यूबा पर कब्जा करने वाला है। इंतजार केवल ईरान जंग के खत्म होने का है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका के लिए क्यूबा पर कब्जा करना इतना आसान है जितना ट्रंप इसे बता रहे हैं? क्योंकि पहला तो ईरान से सबक लेते हुए क्यूबा ने भी अब अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई है। राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने कड़े शब्दों में कहा है कि अमेरिका को यहां कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बाधा रूस बनता दिखाई दे रहा है। जी हां, क्यूबा की मदद के लिए रूस ने हाथ आगे बढ़ाया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते गंभीर ऊर्जा संकट से जूझते क्यूबा की मदद के लिए रूस ने तेल टैंकर भेजा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी झंडे वाले इस टैंकर में करीब 7,30,000 बैरल कच्चा तेल भरा है और यह क्यूबा के मातांजास बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा है। यह शिप कुछ ही घंटों में अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच सकता है। इससे पहले भी एक और रूसी टैंकर करीब 6,50,000 बैरल तेल लेकर क्यूबा के समुद्री क्षेत्र में दाखिल हो चुका है। लेकिन रूस के इस कदम के खिलाफ अमेरिका ने चुप्पी साध ली है, जबकि ट्रंप ने जनवरी से ही क्यूबा के चारों तरफ तेल सप्लाई पर लगभग पूरी तरह रोक लगा रखी है। ट्रंप प्रशासन ने उन देशों को भी धमकी दी थी जो क्यूबा को ईंधन भेज रहे थे। यहां तक कि एक मामले में अमेरिकी जहाज ने क्यूबा जा रहे टैंकर को रास्ते से हटा भी दिया था, जिसके चलते कई हफ्तों से क्यूबा में रहने वाले लोग अंधेरे में जिंदगी जी रहे हैं। न बिजली है और न ही गाड़ियों के लिए तेल। पूरा देश ठप हो चुका है। लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई। रूसी टैंकर को अमेरिका ने रोकने की कोशिश भी नहीं की, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब क्यूबा को लेकर ट्रंप के रुख में बदलाव आ गया है? क्या उन्होंने ईरान जंग से दूसरे देश को कमजोर न समझने और उन पर अपने फैसले न थोपने का सबक सीख लिया है? वैसे कहा तो यही जा रहा है कि अमेरिका के तेवरों में आई इस नरमी की वजह ईरान जंग ही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका अब रूस से सीधा टकराव नहीं चाहता, खासकर ऐसे समय में जब वो पहले से ही ईरान के साथ युद्ध में उलझा हुआ है और नुकसान झेल चुका है। गौरतलब है कि दूसरे विश्व युद्ध और सोवियत संघ के विघटन के बीच जब दुनिया में कोल्ड वॉर जारी थी, अमेरिका और यूएसएसआर दुनिया के दो ध्रुव बन चुके थे। उस दौरान क्यूबा सोवियत संघ के साथ खड़ा था और अब रूस ने भी साफ कर दिया है कि वो क्यूबा के साथ खड़ा है। और मौजूदा हालात में अमेरिका रूस के साथ किसी भी संघर्ष में उलझने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि रूस की मौजूदगी क्या क्यूबा को लेकर ट्रंप के रुख में बड़ा बदलाव ला पाएगी या बहुत जल्द दुनिया में जंग का तीसरा मोर्चा भी खुलने वाला है। और अब अगली खबर में बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव की। तो एक तरफ मिडिल ईस्ट में इस वक्त भयानक जंग देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच सीमा पर एक बार फिर हिंसा छिड़ गई है। अफगान सरकार ने पाकिस्तान की सेना पर पूर्वी शहर असादाबाद के बाहरी इलाकों में भारी गोलीबारी करने का आरोप लगाया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। अफगान सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने इसकी जानकारी दी और इसे पाकिस्तानी सैन्य शासन का युद्ध अपराध बताया है। उन्होंने कहा कि कुनार प्रांत के असादाबाद शहर के ग्रामीण इलाकों और नागरिक घरों को निशाना बनाया गया। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक इस हिंसा में 16 लोग घायल हुए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इसके साथ ही फितरत ने घायल बच्चों की तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि हमले में मोर्टार और अन्य भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इसे लेकर कोई भी बयान नहीं आया है। बता दें कि यह कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान को निशाना बनाया गया है। दोनों देशों के बीच फरवरी से टकराव बढ़ा हुआ है। इससे पहले भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच टकराव की खबरें लगातार सामने आती रही।
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि अफगान तालिबान अपने देश में पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी को सुरक्षित पनाह दे रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर हमले करते हैं। हालांकि काबुल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। हाल ही में अफगानिस्तान ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने काबुल में एक नशा मुक्ति अस्पताल पर हवाई हमला किया था, जिसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन पाकिस्तान ने इसे खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ एक गोला बारूद डिपो को निशाना बनाया था। ऐसे में दोनों ही देशों के बीच छिड़ी जंग खतरनाक होती जा रही है। दोनों ही देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, जिसके बाद इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है। अब यह जंग आगे कैसे रुकती है, यह देखना होगा। और अब चलते चलते में बात करेंगे घड़ी और समय की। तो आज के दौर में हर कोई जानता है कि दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये गिनती 100 की बजाय 60 पर ही क्यों रुक गई? दरअसल इसकी कहानी शुरू होती है करीब 5000 साल पहले। मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता ने हमें यह 60 का आंकड़ा दिया। उन्होंने गिनती के लिए 60 आधारित सिस्टम चुना और इसकी वजह भी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि 60 एक ऐसा अनोखा नंबर है जो 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 और 30 जैसे कई नंबरों से आसानी से कट जाता है, यानी डिवाइड हो जाता है। उस दौर में कैलकुलेटर नहीं थे, तो भाग करने के लिए यह सबसे आसान नंबर था। गणित और व्यापार के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं था। और इसके बाद आए प्राचीन मिस्र के लोग। उन्होंने तारों की चाल और अपनी उंगलियों के पोरों को गिनकर दिन रात को 12-12 हिस्सों में बांट दिया। यहीं से वजूद में आया हमारा 24 घंटे वाला दिन। फिर बेबीलोन सभ्यता ने घंटों को छोटे हिस्सों में तोड़ा, जिससे मिनट और सेकंड का जन्म हुआ। शुरुआत में यह सब ग्रहों की चाल समझने के लिए था, लेकिन धीरे धीरे यह हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। और फिर इसमें एक अहम मोड़ आया साल 1793 में। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वैज्ञानिकों ने सब कुछ बदलने की कोशिश की। उन्होंने एक डेसिमल क्लॉक बनाई, जिसके मुताबिक दिन में 10 घंटे और हर घंटे में 100 मिनट तय किए गए। सुनने में यह सिस्टम आसान था, लेकिन हकीकत में इसने लोगों का सिर चकरा दिया। लोग इतने कंफ्यूज हो गए कि बाकी दुनिया से उनका तालमेल ही टूट गया। और इसका नतीजा यह हुआ कि लोग इसका विरोध करने लगे, जिसके बाद महज 1 साल में ही इस नए सिस्टम को बंद करना पड़ा और दोबारा 60 मिनट वाले सिस्टम को अपना लिया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो समय देखने के लिए आज भी हम 5000 साल पुराने सुमेरियन गणित पर ही भरोसा करते हैं। तो कैसी लगी आपकी रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।